Assalamualaikum. Welcome back to my channel once again for a long time. This is शहरियार हुसैन और ये जो वीडियो है ये आपके फ़नी टर्म्स से रिलेटेड हैं। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबसे मादद हुआ हूँ। बहुत सारे मुझे मैसेजेस मिले मेरे फेसबुक यूट्यूब कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने बहुत मैसेज किए। फिर मुझे डीएम्स आए ग्रुप के अंदर, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेज किए कि वीडियोस बना दें। तो मैं उसके ज़रा माज़रत हुआ हूँ। एक्चुअली कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियात थी जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका कि मैं आप लोगों के लिए एक क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बना सकूँ फॉर रिगार्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। बट जो आज की वीडियो होगी, आज की वीडियो दो लेक्चर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट मैं करूँगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा दैट्स आर विल बी कमिंग ऑन योर एग्ज़ाम। ठीक है, सो उस चीज़ को आपने नोट रखना है। हो सकता है मैं आपको तफसीलें ना बता सकूँ, समझा ना सकूँ क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, बट मैं आपको वो चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ कि जो आपके पेपर में आएगी। इसको आप एक गेस्ट वीडियो समझें, ठीक है। और आई एम डैम श्योर आपको मैक्सिमम पेपर इसी में से देखने को मिलेगा। वंस अगेन ओके, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपका जो स्टार्ट हो रहा है सिलेबस वो हो रहा है लेक्चर नंबर 19 से। ऑलराइट, ठीक है। लेक्चर नंबर 19 है बॉन्ड प्राइसिंग थ्योरम। अच्छा, अब इसके अंदर ना कुछ चीज़ें हैं जो ये मैंने हाईलाइट की हुई हैं, अंडरलाइन की हुई हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ को आपने लाजमन देख लेना है कि जैसे बॉन्ड है, मार्केट प्राइस और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शंस होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से कूपन रेट का बताया गया कि वो मार्केट जो रिक्वायर्ड रिटर्न रेट है उससे ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, ये लेस देन होगा, ठीक है। ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप आते हैं, तो आपने इस चीज़ को देख लेना कि आपके एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फाइंड टू यील्ड ऑफ मैच्योरिटी। 90% चांस है इस पर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट ऑल दो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है फाइंडिंग द यील्ड ऑफ मैच्योरिटी का आपने फार्मूला लगाना है और उसको कैलकुलेट करके आंसर देना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद डेट वर्सेस इक्विटी, ये आपको लॉन्ग में देखने को मिल सकता है कि डेट वर्सेस इक्विटी आपने उसको बताना होगा लॉन्ग के अंदर इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो ये इसने मेन डिफरेंसेस भी बताए हुए हैं वो आपको इस तरह भी दे सकता है कि डिफरेंस बिटवीन डेट वर्सेस इक्विटी, और आपको वो यह भी कह सकता है राइट डाउन द 3 पॉइंट्स ऑफ डेट वर्सेस इक्विटी, ठीक है। या राइट द मेन 3 पॉइंट्स ऑफ डेट वर्सेस इक्विटी, जो डेट और इक्विटी के दरमियान मेन पॉइंट्स हैं आपने उसको बताना होगा। इक्विटी का तो नॉर्मली सबको पता है ना कि जो आपके अपने असासाजात होती हैं, जो आपकी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, वो आपकी इक्विटी आती है। और डेट जो आप बोरो करते हो, ठीक है, किसी लेंडर के थ्रू। अच्छा, फिर ये लॉन्ग टर्म जो डेट होते हैं ये आपने देख लेने, जो मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। फिर एक ये किया हुआ जो नॉर्मल एक एमसीक्यू आता है, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, डिबेंचर्स होती हैं, ठीक है। द बॉन्ड्स आर डिबेंचर्स होती हैं, जो बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज़ होती हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, वो आपकी डिबेंचर्स के अंदर आती हैं। अच्छा जी, जो नेक्स्ट है द बॉन्ड इंडेंचर्स, ठीक है। ये इसका आपको एक एमसीक्यूज़ देखने को मिल सकता है कि आपको एक डेफिनेशन दी जाएगी, यही वाली डेफिनेशन आपको कॉपी पेस्ट करके दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा ये क्या, तो ये बॉन्ड इंडेंचर्स होता है, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन भी दो या 3 नंबर की जो भी है सॉरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। इस चीज़ को आपने देख लेना है। अच्छा, टर्म ऑफ बॉन्ड्स के अंदर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कॉल प्रीवियंस, ठीक है। कॉल प्रीवियंस क्या होती है, और प्रोटेक्टिव कोविएंट्स, ठीक है। प्रोटेक्टिव कोविएंट्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन आपको आ सकती है। और इस पर आपको एक लॉन्ग भी आ सकता है, राइट डाउन द प्रोटेक्टिव कोविएंट्स एंड इट्स टाइप, ठीक है। इस तरह से भी आ सकता है और सिंपल प्रोटेक्टिव कोविएंट्स के नाम से भी आ सकता है। और जो इसकी 2 टाइप्स होती है, नेगेटिव कोविएंट्स और पॉजिटिव कोविएंट्स, जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ठीक है। तो वो डिफरेंस भी आपको दे सकता है 4 नंबर के अंदर,
ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव कोविएंट एंड पॉजिटिव कोविएंट, तो आपको ये बताना है। ठीक है, बॉन्ड रेटिंग के ऊपर आपको MCQs आ सकता है। ठीक है, ये जो डबल ए, ये जैसे रेटिंग है ना, ठीक है, AA, AAA, ठीक है, A1+, ठीक है, ये आपने देख लेनी है, ये भी आपकी आ सकते हैं आपको MCQs के अंदर। सही है, इसका शॉर्ट से ताल्लुक़ नहीं हुई, आपको MCQs में आएंगी। अच्छा जी, हम आगे अगले चैप्टर में चढ़ते हैं। अच्छा, यह है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पीछे वाले चैप्टर में से आपको कुछ सवाल आए या ना आए इन द फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव पोर्शन, ठीक है, बट इसमें से आपको एक 4 नंबर का सवाल देखने के लिए या 3 नंबर का सवाल देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। या तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड पूछेगा, ठीक है, या वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड पूछेगा, या वो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पूछेगा। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको आपने अपने अल्फाज में डिस्क्राइब करने के गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होती हैं, ठीक है, कि ये रिस्क फ्री बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये लेस रिस्क बॉन्ड होते हैं, और जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते हैं ये हाई रिस्क की बॉन्ड्स होती हैं। ठीक है, इनके अंदर इंटरेस्ट जो जितना बड़ा हाई रिस्क की बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिलता है इन रिटर्न के अंदर। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के अंदर कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या होती हैं। ठीक है, इसमें आपको एक MCQs भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, बट ऑल्दो आपको इनकम बॉन्ड्स और जो पुट बॉन्ड्स हैं ये भी MCQs के तौर पे मिल सकते हैं, और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आपको शॉर्ट पे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है, वो सिंपल पूछ सकता है व्हाट इज़ रियल रेट, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द रियल रेट एंड नॉमिनल रेट। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपसे ये पूछ सकेगा नॉमिनल रिटर्न एंड रियल रिटर्न में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपको MCQs के तौर पर भी आ सकता है और थ्योरी के तौर पर भी आ सकता है। तो ये लास्ट 2 लाइन्स मैंने अंडरलाइन की हुई है, तो इसको आप देख लीजिएगा। द फिशर इफेक्ट, ये आपको 5 नंबर के अंदर लॉन्ग में आएगा, जिसमें आपने उसकी पूरी कैलकुलेशन आपने करके आपको बतानी है ये सारी ना। ठीक है, फॉर्मूला बताना है और उसमें रिलेशनशिप आपको डिस्क्राइब करना होगा रियल नॉमिनल रिटर्न। लेकिन नॉर्मली ये आपको 3 नंबर में 4 नंबर में देखने के लिए मिलेगा, और हो सकता है इसका न्यूमेरिकल आपको मिले। ज़्यादातर चांस है कि इसका आपको न्यूमेरिकल एक बना के देगा, जिसमें आपने फार्मूला पुट करना है 1+r = 1+r मल्टीप्लाई बाय 1+h, ये आप पुट करेंगे और आपका वैल्यू निकाल आएगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर टर्म स्ट्रक्चर इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ टर्म स्ट्रक्चर, ये आपको MCQs के अंदर आ सकता है कि जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ टर्म स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे 3 ये दे दिए, कोई और दे देगा, तो आपने बताना होगा कि उसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, डिफाइन इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, ये आपको 3 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। ओके, फिर हाँ, ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड्स हैव 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स, इसके कौन से होते हैं, ये आपको सिंपल 3 का वो कह के आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है, और MCQs में भी। नॉर्मली MCQs में आता है तो आपको MCQs में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी। डिफ़ॉल्ट, फ्री, टैक्सेबल और हाईली पेड। अच्छा जी, अब कॉमन स्टॉक एवेल्यूएशन की बात आ गई, कैश फ्लोज इसमें आ गए। इसको हम दूसरी यहाँ से देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़ीरो ग्रोथ रेट स्टॉक हमने ऑलरेडी हमने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, इसकी कुछ वीडियोस भी हैं अपलोड मेरे चैनल पे, होपफुली आपको वहाँ से समझ आ गई होगी। यहाँ से मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ जो पेपर में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कि जैसे वो पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक। अच्छा, इस चीज़ को याद रखना है कि मोस्टली ये जो स्टॉक वाले लेक्चर्स हैं ना, इसमें जो प्रॉफिट स्टॉक वाला लेक्चर है, ठीक है, उसमें से आपको शॉर्ट आता है। ठीक है, और बाकी जो लेक्चर्स हैं इनमें से आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। नॉर्मली पेपर इस तरह से सेट होता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ये नहीं कि इस चैप्टर को आपने स्किप कर देना, स्किप नहीं करना। लेकिन मैं इसका बताता हूँ, इसमें से आपको कम से कम 3 से 4 MCQs आपको देखने के लिए मिलती हैं पेपर के अंदर। तो वो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। और जो लॉन्ग बनेगा अभी मैं बताता हूँ, एक लॉन्ग भी इसमें से आता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। अच्छा, इसमें देखें वो कहता है वैल्यू ऑफ स्टॉक आपने फाइंड करनी है, तो P0 D1/1+R की पावर 1। ठीक है, D1 करंट डिविडेंड है। ठीक है, करंट डिविडेंड, सॉरी D1 नहीं होगा, ये नेक्स्ट डिविडेंड होगा। जब वो आपको
डिविडेंड देगा तो वो लिखेगा नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, ठीक है। इस तरह से वो लिख के आपको बताएगा। जो करंट ईयर का होगा वो डी नोट होगा। वो करंट ईयर की बात करे और वो कहे कि डिविडेंड फाइंड आउट करें, D1 फाइंड आउट करें या P1 फाइंड आउट करें, ठीक है। डी नोट दे के वो कहे P1 फाइंड करें, तो आपने पहले D1 फाइंड करना है, उसके बाद आप P1 फाइंड करेंगे, ठीक है। जब आपके पास डी नोट है तो उससे जो आप P नोट फाइंड करेंगे वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। ये आपने याद रखना है। अच्छा, पर शेयर वैल्यू ये MCQs ऐसा है कि ये नॉर्मली पेपर के अंदर पूछा जाता है। ये बहुत इजी होता है D/R डिविडेंड को, उसके जो R उसकी रेशियो है, क्या कहेंगे इसको, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, उस पर डिवाइड करके निकलता है। और मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये वाला D1/1 + R का फार्मूला लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से नहीं निकलता। ये आपने चीज़ को जहन में रखना है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछेगा तो 1 + R लगेगा। अगर पर शेयर वैल्यू वो पूछ रहा है तो D/R लगेगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन करते हैं, जिसकी वजह से फ्री के मार्क्स आपके चले जाते हैं। ओके, कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक, ठीक है। स्टेडी रेट टर्म, ठीक है। नॉर्मली ये इस तरह से MCQs आपसे पूछा जाएगा, ये लिखा हुआ आएगा, आपको पता लग जाएगा एक स्टेडी रेट टर्म होती है। और दूसरी तरह से पूछा जाता है कि कौन से अगर रेशोज़ के लिहाज से वो एक दे दे 10, 20, 30, 40 के लिहाज से रेशो दे दे, तो ये कौन सा ग्रोथ स्टॉक मॉडल होगा। तो जो एक सीक्वेंस के साथ रेशो जा रही है तो वो हमारे पास कांस्टेंट आती है, जैसे 10 to 20, 10 का डिफरेंस, 20 to 30, 10 का डिफरेंस, 30 to 40, 10 का डिफरेंस, राइट, ठीक है। तो 10, 10, 10, 10 के लिहाज से वो जा रही है, कांस्टेंट रेशो के लिहाज से जा रही है आपकी ना, तो वो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल होगा, ठीक है। D1 का फार्मूला यहाँ पे लिखा है, D1 = D नोट × 1 + G, ठीक है। एक और बात आपने जहन में रखनी है, आपके पास जब MCQs आएगा, अगर उसने उसके अंदर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न R की बात की हुई है, फिर सुन लें, अगर उसने उसके अंदर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न R की बात की हुई है तो देन आप फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। D1 × या D नोट × 1 + G / R + G, ठीक है। R × G, सॉरी, आप वो वाला फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं लगाएंगे। रेट ऑफ रिटर्न गिवन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा MCQs इसका आता है कि जिसमें उसने एक स्टेटमेंट दी भी होती है लेकिन ग्रोथ रेट उसमें नहीं होता, ठीक है। दोबारा सुन लें कि उसने एक स्टेटमेंट दी भी होगी आपको, उसमें आपको डिविडेंड दिया गया होगा, उसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की बात की होगी लेकिन ग्रोथ की बात नहीं की होगी। तो बराहे करम जब G आपके पास नहीं दिया गया तो G वाला फॉर्मूला आपने नहीं पुट करना, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। सिंपल आपने P नोट या जो भी नोट होगा P1 होगा, ठीक है, D1/R आपने फॉर्मूला लगाना है, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें से एक और चीज़ हम देखते हैं, ये देखें, ये जो वैल्यू है ना, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ स्टॉक कैन बी रिटर्न, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसको आपने थोड़ा सा जहन में रखना है, ठीक है। D1 1 + R की पावर 1 + D2 1 + R की पावर 2 + D3 1 + R की पावर 3। अच्छा, देखिए, जब अब देखिए P नोट है, ये खाली करंट वैल्यू के ऊपर ही फार्मूला लगाया। अगर आपके पास वैल्यू हो जाए, आपने P1, P2, P3 की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आपने D1/1 + R की पावर 1 आपने वैल्यू निकाल ली, ये D1 की वैल्यू थी। अब आपने D2 की भी वैल्यू का फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, D2 × 1 + G की पावर 2 / 1 + R की पावर 2 हो जाएगी आपकी, ठीक है। उस तरह से आपने ना फाइंड आउट करना है, D2 फाइंड आउट करना है उसी फार्मूले से। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं। आगे देखिए, उसने वही वाला फार्मूला दिया D1/R - G, ठीक है। अगर G नहीं होगा तो आपने G का यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये कहलाता है एज एन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये आप इसने बताया कि दिस इज़ कॉमनली कॉल्ड डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। देखो यार, अब कई लोगों के लिए मुश्किल होगी यार, ये फार्मूला कैसे, या जहाँ पे ग्रोथ आ रहा है ना, ग्रोथ किससे शुरू हो रहा है, G से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो G का होना ज़रूरी है।
आर का हमें कैसे पता लगेगा कहाँ पे लगाना, जहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड भी है, रेट भी है, रिटर्न भी है, तीनों आर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ दिया वहाँ पे आर तो पक्का होगा ही होगा, उसमें दिया हुआ होगा। जहाँ पे ग्रोथ की बात वो करेगा तो जी लगाना है, यानी कि जी की वैल्यू वो गिवन देगा, ठीक है। अगर ग्रोथ की बात नहीं करे तो जी को भूल जाना है, हटा देना। ओके ओके ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए जैसे P5 की इसमें वैल्यू निकाली D5 1 + G / R - G, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, और नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट आ गया है, ठीक है। सेम चीज़ें हैं, इसमें कोई साइंस नहीं है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और इसमें इम्पोर्टेंट मैं आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि जो आपको फ़ायदा दें। अच्छा, अब ये डिविडेंड यील्ड नॉर्मली पूछता है, फॉर्मूला आपको बताएगा, वो कहेगा डिविडेंड यील्ड निकालें, ठीक है। तो देखो डिविडेंड यील्ड के D1/P0, P0 इट्स मीन्स द करंट वैल्यू, ठीक है। या इसको कई लोग कहते हैं बिगनिंग ऑफ द प्राइस या बिगनिंग प्राइस, ठीक है। तो P0 हम उसको कहेंगे, ठीक है, या करंट वैल्यू को कह दो आप P0। D1/P0 इज कॉल्ड द डिविडेंड यील्ड। अच्छा, ये MCQs आता है, देख लो। R = D1/P0 + G, वो आपको करंट प्राइस देगा, बिगनिंग प्राइस देगा, वो आपको डिविडेंड देगा, नेक्स्ट ईयर का लफ्ज़ बोलेगा वो डिविडेंड के अंदर, वो भी देगा, ठीक है। प्लस वो तुम्हें बताएगा कि ग्रोथ है, ठीक है, या स्टेडी ग्रोथ है, ग्रोथ कर रहा है, जी बोलेगा, स्टेडी ग्रो बोलेगा, जी बोलेगा, ठीक है। कुछ भी बोले, दिमाग अपना खोल के आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, ठीक है, तो वो जी बोलेगा आपके पास। तो आपने आंख बंद करके फार्मूला लगाना है D1/P0 + G। ये इस बार क्विज़ेस के अंदर भी आया था, ठीक है, और ये पेपर में भी आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। D1/P0 + G, तो आपने इसको याद रखना है, ठीक है। D1 नेक्स्ट डिविडेंड, P0 करंट या बिगनिंग प्राइस + G ग्रोथ रेट, ठीक है। ये डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होगा आपके पास, जब वो कहेगा ना डिविडेंड यील्ड निकालें, ठीक है, तो आपने ये फार्मूला लगाना है। या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की वो बात करे तो तब भी यही फार्मूला लगेगा, इसके अलावा कोई और फार्मूला हमारे पास नहीं है, यही हमने लगाना है। अच्छा, देखो ना, द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कैलकुलेट द टोटल रिटर्न की भी बात करेगा तो यही फार्मूला आपका R = D1/P0 + G का, ठीक हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना पेंडू बोलो ताकि समझ आ जाए। ओके, अच्छा, ये थोड़ा सा इन्होंने दिया हुआ है, जैसे P0 की वैल्यू निकालने की, इसमें जो फार्मूलाज उन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है। नॉन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का फार्मूला है D1/P0 इज़ द डिविडेंड यील्ड, G इज़ द कैपिटल गेन यील्ड, ठीक है। अब हमारे पास आता है कॉमन स्टॉक फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इस पर लॉन्ग तो नहीं आएगा, बट ये जो साइड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको MCQs देखने के लिए मिलेंगे, 2 MCQs मिलेंगे और एक शॉर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा इसमें से, ठीक है। अच्छा जी, शेयर होल्डर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन यूजुअली आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। शेयर होल्डर का क्या काम होता है? टू कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। शेयर होल्डर का इतना काम है टू कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह वो कंट्रोल करेगा? शेयर होल्डर क्या करता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करता है। ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, आपसे MCQs में पूछी जाएंगी। शेयर होल्डर क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। एक काम किसके थ्रू कंट्रोल करता है? डायरेक्टर्स के थ्रू। डायरेक्टर्स के थ्रू कैसे? वो एलेक्ट करता है डायरेक्टर्स को, ठीक है। शेयर होल्डर की भी अथॉरिटी होती है, ठीक है। और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका क्या काम होता है? वो मैनेजमेंट को हायर करते हैं, टू हायर द मैनेजमेंट टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके, जो डायरेक्टर हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं? यूजुअली ईच ईयर एट एन एनुअल मीटिंग में, ठीक है। हर साल मीटिंग होती है, ईच ईयर होती है, एवरी ईयर होती है मीटिंग, ठीक है। एनुअल मीटिंग के अंदर हायर होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो जो हायर्स होते हैं, वो किस तरह से हायर होते हैं? एनुअल मीटिंग के थ्रू हायर होते हैं, ठीक है। एनुअल मीटिंग में होती है जो ईच ईयर होती है। और रूल भी पूछा जाता है, किस रूल के तहत वो होते हैं? तो आपने बताना है 1 शेयर 1 वोट के तहत। ये MCQs बता रहा हूँ मैं, 1 शेयर 1 वोट के तहत होते हैं हायर, ठीक है। वीडियो कुछ लंबा होगा लेकिन इसको साथ रहोगे तो चीज़ें समझते जाओगे।
इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ अब क्या है जो शॉर्ट में आएगी, क्यूमुलेटिव वोटिंग और स्ट्रेट वोटिंग क्या होती है, ठीक है। या तो ये दोनों में डिफरेंस पूछेगा या तो वो कोई एक उठा के आपको देगा। क्यूमुलेटिव वोटिंग क्या होती है और स्ट्रेट वोटिंग क्या होती है, ठीक है। तो आपको उसमें बताना है, सिनेरियो का ये साथ रहेगा, ठीक है। आपको सिंपल नहीं देगा कि ये कौन सी वोटिंग होती है, इस तरह बताओ, सिंपल भी दे सकते हैं लेकिन ज़्यादातर वो एक सिचुएशन बना के देगा कि अली है, उसके पास इतने वोट हैं तो उसने इतने डायरेक्टर को दिए, तो इस तरह से वो सिनेरियो बना के देगा। तो ये कौन सी वोटिंग आपने बताना है, ठीक है। स्टैगरिंग वोटिंग के अंदर आपके पास आएगा, ठीक है। प्रॉक्सी वोटिंग आपके शॉर्ट में आ सकती है और स्टैगरिंग भी शॉर्ट में आ सकती है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट होती है शॉर्ट के लिहाज से, लेकिन बात का ये आपको MCQs में भी मिलेगी और शॉर्ट में भी मिल सकती है, दोनों में मिल सकती है, ठीक है। क्लासेस ऑफ स्टॉक ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मैंने अंडरलाइन की भी है कि एज द फर्म कैन राइज इक्विटी बाय इशूइंग नॉन वोटिंग एंड लिमिटेड वोटिंग स्टॉक्स वाइल मेंटेनिंग द कंट्रोल, ठीक है। द प्राइमरी रीज़न फॉर सच स्टॉक concern with the control of the firm, as the firm can raise equity by issuing non-voting or limiting voting stock while maintaining कंट्रोल, ठीक हो गया। अगर कोई भी फंड राइज करना चाह रही है अपनी इक्विटी की इशूइंग को, तो वो नॉन वोटिंग एंड और लिमिटिंग कंट्रोल वोटिंग स्टॉक, ठीक है, कोई यूज़ करते हुए करेगी। अच्छा, अदर राइट्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट था, वो इम्पोर्टेंट राइट वो यही है कि द राइट टू शेयर प्रोपोर्शनली in any new stock sold. Sometime shareholders sometimes have the right to share proportionately in any new stock sold, ठीक है। शेयर होल्डर के पास बाज़ औक़ात ये राइट होता है कि वो कोई भी जो न्यू स्टॉक होता है उसको वो बेच सकती है, जिसको आप कहते हैं प्रिमिटिव राइट, ठीक है। प्रिमिटिव राइट होता है, ये आपसे MCQs में पूछा जाएगा प्रिमिटिव राइट क्या होता है, ठीक है। ये एक सिनेरियो बना के पूछा जा सकता है और स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। बेसिकली ज़्यादा सिनेरियो आते हैं तो आपने इस चीज़ को माइंड में क्लियर कर लेना है। अच्छा जी, डिविडेंड के लिहाज से डिक्लेयर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिविडेंड हमें पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं, उनकी मर्ज़ी होती है, कर दें अच्छी बात है, नहीं करते तो कंपनी पे और उन पर कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा जी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है। ये आपने याद रखना कि आपसे MCQs में पूछा जाएगा कि जो पेमेंट है डिविडेंड की वो क्या है या क्या नहीं है, ठीक है। बिजनेस एक्सपेंस है, फलाना चीज़ है, डमकाना चीज़ है, तो आपने बताने कि बिजनेस एक्सपेंस आप पे नहीं होती, ठीक है। एंड इज़ नॉट अ डिडक्टिबल फॉर टैक्स, ठीक है। और इसमें से जो टैक्स है वो डिडक्टेबल नहीं होता पेमेंट ऑफ डिविडेंड में से, ठीक है। जो कंपनी इंडिविजुअल स्टॉक होल्डर को देगी, ठीक है, जो कंपनी पेमेंट देगी उसमें से डिडक्शन नहीं होगी टैक्स। हाँ, जो इंडिविजुअल स्टॉक होल्डर है जब वो अपनी डिविडेंड वसूल करेगा तो वो उसके ऊपर टैक्स पे करेगा, ठीक है। वो डबल टैक्स वाला आ जाता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो मिड के अंदर, ठीक है। एक डबल टैक्स कॉर्पोरेट वाले सेक्शन में था, एक डबल टैक्स एक उनका डिसएडवांटेज था। तो ये ही है कि उसका दूसरा हिस्सा ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं जब वो डिविडेंड वसूल करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, इंडिविजुअली जो डिविडेंड वसूल करते हैं उस पर टैक्स पे करते हैं। अच्छा, डिविडेंड रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल एज कंसिडर ऑर्डिनरी इनकम बाय टैक्स अथॉरिटीज़, ठीक है। वो एक ऑर्डिनरी इनकम होती है जो कि कंसिडर्ड एबल होती है टैक्स अथॉरिटी से। अच्छा जी, प्रेफर्ड स्टॉक, वी नो कि प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है, तो इसको हम इस लेक्चर्स में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक फिक्स डिविडेंड रेट होता है, विदाउट वोटिंग राइट होता है, ठीक है। दो चीज़ें हैं क्वालिटी इसकी। प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है, फिक्स डिविडेंड रेट होता है इसमें, ठीक है, जो कम और ज़्यादा नहीं होता। जैसे कॉमन शेयर्स के अंदर, कॉमन स्टॉक के अंदर आपको कम या ज़्यादा आपको मिल जाता है, कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं रेट, कुछ कम हो जाते हैं रेट। प्रेफर्ड स्टॉक में ऐसा नहीं होता, जो आपसे एग्रीमेंट किया गया उसके थ्रू आपको फिक्स्ड ही मिलता है। दूसरी चीज़, विदाउट वोटिंग राइट का मतलब ये होता है जो मोस्टली प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर होते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता। वोटिंग राइट क्या है, क्या चीज़ बेसिकली वोटिंग राइट वो अथॉरिटी है आपके पास, वो कह लें कि अथॉरिटी एक दी हुई है आपको कि जिसके तहत आप एवरी ईयर एनुअल मीटिंग में डायरेक्टर्स को सिलेक्ट
नहीं कर सकते, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर के पास वो अथॉरिटी नहीं होती कि वो हर साल सालाना मीटिंग के अंदर डायरेक्टर्स को सेलेक्ट कर सके, ठीक है। नॉन वोटिंग राइट होता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, प्राइवेट स्टॉक नहीं मिलता, कंपनी ने इतना ग्रो नहीं किया जिसकी वजह से डायरेक्टर्स ने कहा कि नहीं इस बार हम प्राइवेट स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड्स नहीं पे करेंगे, तो फिर वो उनको कंपनसेट कर देते हैं। वो कहते हैं यार आपको इस साल डिविडेंड नहीं मिला तो कोई मसला नहीं, आप इस साल वोटिंग राइट ले लो, आप अपनी मर्जी का डायरेक्टर चुन लो, ठीक है। तो इस तरह वो कंपनसेट कर देते हैं। लेकिन एट दी एंड जब वो अगले साल मिलता है उनको डिविडेंड, तो उनको पिछले साल का भी डिविडेंड मिलता है, जबकि कॉमन स्टॉक के अंदर पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिलता, ठीक है। अगली चीज़ हम पढ़ते हैं। अगली चीज़ वो कहता है कि प्रेफर्ड शेयर हैव स्टेटेड लिक्विडेटिंग वैल्यू, ठीक है। जो प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं लिक्विडेटिंग वैल्यूज़ होती हैं इनकी, ठीक है। और कैश डिविडेंड इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ डॉलर पर शेयर, ठीक है, डॉलर पर शेयर डिविडेंड। अच्छा जी, अब जो प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, वो क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं, दोनों। अच्छा, जो क्यूमुलेटिव थे, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था वीडियो के अंदर, ठीक है। क्यूमुलेटिव वो प्रेफर्ड शेयर स्टॉक होल्डर्स होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, ठीक है, और उनको डिविडेंड एक कांस्टेंट रेट के साथ डिविडेंड मिलता है, और अगर एक साल डिविडेंड ना मिले तो अगले साल जो उनको डिविडेंड मिलेगा तो दोनों ईयर्स का उनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। और नॉन क्यूमुलेटिव में हमने ये पढ़ा था कि ऐसे स्टॉक होल्डर जिनको जो डिविडेंड है वो एक साल नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन दूसरे साल जब उनको डिविडेंड मिलता है तो सिर्फ वो दूसरे साल का डिविडेंड होगा, ठीक है, और इनका वोटिंग राइट मौजूद होता है एज सेम कॉमन स्टॉक्स वाले, ठीक है। इसको आप कह लो कि नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं ये। अच्छा, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर क्रेडिट रेटिंग मच लाइक बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखो बॉन्ड्स की भी रेटिंग्स होती हैं, जैसे हमें AAA, AA, BB, A1+, A2+, ठीक है, इस तरह की रेटिंग्स हमने पढ़ी। जो प्रेफर्ड स्टॉक्स होते हैं इनमें भी एज लाइक बॉन्ड्स की तरह की रेटिंग होती है, ये एक उसका मैच करती है, यानी कि एक क्वालिटी है प्रेफर्ड स्टॉक में बॉन्ड्स की। दूसरी चीज़ आप देखो, दूसरी चीज़ ये है कि दीज आर सम टाइम कन्वर्टेबल इनटू कॉमन स्टॉक एंड आर ऑफन कॉल्ड कॉलेबल, ठीक है। कॉलेबल जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा कि कन्वर्टेबल क्या चीज़ है, ठीक है। कन्वर्टेबल मीन्स आप प्रेफर्ड स्टॉक में एक क्वालिटी होती है कि आप प्रेफर्ड स्टॉक को कॉमन स्टॉक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब MCQ आता है कि जो प्रेफर्ड स्टॉक होती हैं उसमें कौन सी दो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, तो या किससे सिमिलर क्वालिटी पाई जाती है, तो आपने बताना है कॉमन स्टॉक क्योंकि कॉलेबल होती है। दूसरी बॉन्ड्स की क्वालिटी पाई जाती है उसमें, बॉन्ड्स की क्यों, क्योंकि इसकी रेटिंग होती है, क्रेडिट रेटिंग होती है एज़ पर सेम बॉन्ड्स के। अच्छा, उसके बाद स्टॉक मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे न्यू शेयर्स, न्यू सिक्योरिटीज़, न्यू स्टॉक्स का बिज़नेस होता है। सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे प्रीवियसली ओल्ड रिकग्नाइज्ड इशूड शेयर्स जो होते हैं उनका लेन देन चलता है, ठीक है। डीलर हमने पढ़ा डीलर क्या होता है, ठीक है। अब डीलर एन एजेंट हु बाइंग एंड सेल्स सिक्योरिटी फॉर एन मेंटेन्ड इन्वेंट्री, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डीलर की खासियत क्या है, वो चीज़ें ख़रीदता बेचता तो है लेकिन वो इन्वेंट्री मेंटेन रखता है, जबकि ब्रोकर का इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आपका MCQs भी आया हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, जो डीलर होता है वो मेंटेन करता है इन्वेंट्री, ठीक है, और जो ब्रोकर होता है उसका इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं। तो ब्रोकर का मकसद ये तो वो थर्ड पार्टी होती है, ठीक है, जहाँ उसकी बात बनेगी, जिस पॉइंट पे बात बनेगी वो उस पॉइंट पे चीज़ को बेच के निकाल देगा, ठीक है। उसका इन्वेंट्री से लेना देना कुछ नहीं होता, समझ गए। अच्छा, ये एक और चीज़, डीलर विशेस टू पे द बिड प्राइस एंड द प्राइस एट विच द डीलर सेल सिक्योरिटी इज कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस,
ठीक है, तो ये याद रखना स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, बिड प्राइस क्या होती है। छोटे छोटे MCQs है, बाज़ूकात आ भी जाते हैं और बाज़ूकात नहीं भी आते। आसान पेपर हो तो आ जाते हैं, थोड़ा टिपिकल सा पेपर हो तो नहीं भी आते। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड आस्क प्राइस इज कॉल्ड द स्प्रेड। ठीक है, ये भी याद रख लेना, पेपर में आ सकते हैं MCQs। अच्छा, ब्रोकर मैंने बता ही चुका हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने पढ़ी, द डिफरेंस बिटवीन एन इन्वेस्टमेंट्स मार्केट प्राइस एंड इट्स कॉस्ट इज कॉल्ड द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसने एक इन्वेस्टमेंट की बात की है जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको पता लग गई। ठीक है, सादा अल्फाज में समझाओ कि वो डिफरेंस है इनिशियल अमाउंट, ठीक है, जो आपने इन्वेस्ट की गई है आपकी अमाउंट, ठीक है, और जो आपको एट दी सम पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, कोई भी ईयर ले लो, 2 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद उस अमाउंट पे जो रिटर्न मिल रहा है उसके दरमियान डिफरेंस को आप कहते हो कि ये NPV है। अब आप उसको इन्वेस्टमेंट पे ले लो, उसको आप गाड़ी की एग्जांपल ले लो, ठीक है, जिस मर्जी की एग्जांपल ले लो, उसको आप NPV कहते हो। ठीक है, यानी कि मैंने 10,000 इन्वेस्ट किए, ठीक है, आज मैंने इन्वेस्ट किए 10,000, 2 साल बाद मुझे रिटर्न के अंदर 20,000 मिल जाती हैं। ठीक है, यानी कि 10 गुना ज़्यादा रिटर्न मुझे मिल गया, उसका 100 टाइम ज़्यादा मिल गया ना। ठीक है, 20,000 मिल गया। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि मेरी जो 2 साल पहले की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो थी 10,000, और 2 साल बाद की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 20,000, यानी कि 10,000 का डिफरेंस आ गया, 10,000 मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड NPV, इनिशियल जो आपकी अपनी थी, और जो मार्केट में जब आपने वो इन्वेस्ट किया ना, तो मार्केट के बाद जो आपके पास फाइनल प्राइस निकल कर आई आफ्टर 2 ईयर्स, दिस इज़ कॉल्ड योर कॉस्ट ऑफ द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जिसको आप कहोगे कि ये NPV है। आई होप समझ आ गया होगा। अच्छा, अब भाई बात सुनो, NPV के अंदर आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, पहले डिफरेंस समझ आ गए आप लोगों को। डिफरेंस बहुत ज़रूरी है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। NPV आपको समझ आ गया, दूसरी चीज़ आप समझ लो। अब NPV के अंदर दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको एक चीज़ क्वेश्चन में आपने याद रखनी है कि क्वेश्चन में आपको एक कैश फ्लो दिए जाएंगे जो फ्यूचर प्रोडिक्टेड कैश फ्लो होंगे। नॉर्मली 1 या 2 आपको कैश फ्लो देंगे, लेकिन वो एक ही कैश फ्लो देगा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होती है, तो वो मेरा ख्याल है वो एक कैश फ्लो आपको देगा। ठीक है, अगर 2 देगा तो 2 दफ़ा आपको सेम कैलकुलेशन सेम फार्मूला लगा के अलग-अलग आंसर्स निकाल। ठीक है, 2 कैश फ्लोज आएंगे आपके पास, या एक कैश फ्लो आएगा और एक इनिशियल अमाउंट होगी, या वो आपको इनिशियल की जगह प्रोजेक्टेड अमाउंट के नाम से वो आपको बताएगा। प्रोजेक्टेड या इनिशियल दोनों का मकसद एक ही होता है, सेम होती है। अच्छा, एक चीज़ अभी क्वेश्चन से हटते हैं, अब दोबारा थोड़ा थ्योरी पे मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम कहते हैं कि हम NPV हमारी तब एक्सेप्टेबल होगी। NPV का मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट है, हम तब एक्सेप्ट करेंगे जब ये ग्रेटर देन 0 होगी, तो वो पॉजिटिव NPV कहलाएगी। ग्रेटर देन 0 NPV होगी तो पॉजिटिव कहलाएगी, अगर लेस देन 0 होगी तो नेगेटिव NPV कहलाएगी। ठीक है, यानी कि हम उसके इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव NPV का हमें पता लग गया क्या होगी। अब एक क्वेश्चन आएगा, कई स्टूडेंट्स होते हैं ना, थोड़ा सा छोटा दिमाग होता है, मतलब कि तनकीद नहीं कर रहा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि थोड़ा छोटा दिमाग होता है, उनको समझ नहीं आएगी ये बात। वो कहेगा यार पॉजिटिव नेगेटिव इसने बात कर दी, क्या चीज़ है। देखो, तुम्हारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, अगर तुमने उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, वो तुम्हारी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। अगर तुमने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारे उससे कम प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 10,000 तुमने इन्वेस्ट किया है, 6,000 का 7,000 8,000 का तुम्हें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से तो कम है ना। ठीक है, वो नेगेटिव NPV चल जाएगी, तो तब तुम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे। सिंपल बात है कि कोई भी जो कंपनी होती है, तभी वो किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करती है और उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट
या रिजेक्ट इस बेस पे करती है कि उसको लॉन्ग टर्म आगे जाके बेनिफिट हो, बेनिफिट इन द सेंस ऑफ कैश इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको बेनिफिट हो। अगर मैं एक सैनिटरी मैनेजमेंट की कंपनी हूँ, मैं उसका ऑनर हूँ, मैं कोई प्रोजेक्ट तभी ख़रीदूँगा, ठीक है, उसको मैं लूँगा कि जब वो मुझे इन द फ्यूचर अच्छा मार्जिन देगी, अच्छा कॉस्ट मुझे इन रिटर्न में करेगी। अगर मैं $1,00,000 लगाता हूँ पर इन द फ्यूचर 3 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल के बाद मुझे जाके वो $3,00,000 देती है, ठीक है, तो 2 लाख का मुझे मुनाफा हो गया, ठीक है, तो मैं तब वो ले लूँगा, मैं कहूँगा यार ये मेरी पॉजिटिव एनपीवी होगी। ये मेथड्स हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का मेथड, और नॉर्मली एनपीवी ही यूज़ किया जाता है, लेकिन और भी मेथड्स हैं, वो भी हम पढ़ते हैं वो क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसके कुछ ठीक है, इसके यही थी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, और इसकी ना एक मज़ेदार ख़ूबी ये है कि जो एनपीवी है ना, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लेके हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं अब, ठीक है। अब मैंने बताया इसके इक्वालिटी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को हम लेके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसको। अच्छा, अब दूसरी चीज़, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो आसान लगे उस तरह करो। पहला तरीका है कि आप ऑर्डिनरी एन्यूटी का जो हमारा फार्मूला था, हमने चैप्टर नंबर 15 में जो हमने पढ़ा था ऑर्डिनरी एन्यूटी, ठीक है, सिंपल वो फार्मूला पुट करो, ठीक है। कैश फ्लो आपको गिवन होगा, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन होगी, सब चीज़ें आपको गिवन होगी, फ्यूचर वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है, वो फाइंड आउट कर लो। लेट्स सपोज मेरी मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 10,000, ठीक है, और मुझे कैश फ्लो मिला 4,000 5,000 का, 4,000 का कैश फ्लो मिला, एक लेते हैं 10,000 4,000, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। और एट द एंड मेरी जो फ्यूचर वैल्यू निकल के आई, फ्यूचर वैल्यू मेरी आ गई 6,000 रुपये, ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी एन्यूटी की जो फ्यूचर वैल्यू है मेरे पास 6,000 रुपये निकल के आ गई। अब मैं क्या करूँगा, वो जो 6,000 में से मैं माइनस कर दूँगा अपनी इनिशियल अमाउंट कितनी थी 4,000। जब मैं 6,000 में से माइनस करूँगा 4,000 तो मेरे पास आंसर आएगा 2,000 पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट छोटी थी, जबकि फ्यूचर कैश फ्लो मेरे पास जो है वो बड़ा था, वो 6,000 रुपये का था, ठीक है। 6,000 माइनस 4,000, ठीक है, तो मेरे पास आ गया 2,000, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड योर एनपीवी। आपके एनपीवी और आगे लिख देना, ये हम प्रोजेक्ट क्या है एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 2,000 का इस पर मुनाफा हो रहा है। सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है, ओके हो गया। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका, आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू एनपीवी फाइंड आउट करो। उसका मैं फार्मूला बताता हूँ, एन्यूटी का फार्मूला होगा, ठीक है, बट थोड़ा सा चेंजिंग है, उसको मैं एनपीवी के नाम से शो करता हूँ। एन्यूटी का कैश फ्लो फ्यूचर वैल्यू नहीं लगाता, मैं कहता हूँ एनपीवी इज़ इक्वल टू कैश फ्लो ओवर आर, फॉर्मूले में जो हमारे पास आर है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, कैश फ्लो ओवर आर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर की पावर टी। सिंपल फार्मूला एन्यूटी वाले ही यहाँ पे मैंने पुट किया। सिंपल आगे मैं क्या कर रहा हूँ, आगे मैं कहता हूँ आगे मैं कहता हूँ माइनस कैश फ्लो नोट, सी एफ नोट कह लो, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ मैं इसमें पुट करूँगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जगह सी नोट की जगह इनिशियल इन्वेस्टमेंट में पुट करूँगा। सेम कैलकुलेशन करके एंड पे मेरे पास जो आंसर आएगा वो 2,000 ही आएगा, सेम टू सेम आएगा, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था कि अलग-अलग पहले हमने अलग एन्यूटी फाइंड की थी, उसमें से हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया था। इसमें मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट साथ ही लगा दी है, माइनस करके इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा दी, बात एक ही है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों पोर्शन है, अब आपकी मर्ज़ी, आपने किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसके अंदर ना यही चीज़ें थी। मैं ना ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ, इस तरह से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ने में और समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी, तो बस आपने मेरी बातों को गौर से सुना है, क्लियर होते रहेंगे कॉन्सेप्ट आपके। अच्छा, अब ये पे बैक रूल आ गया, ये सेकंड कॉन्सेप्ट आ गया पे बैक रूल। अब इसको भी सुन लो यार, ये पे बैक रूल क्या है। कहता है द पे बैक पीरियड इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम
required for an investment to generate cash flow sufficient to recover its initial cost। ठीक है, अब दूसरा मेथड है ये। पहला हमने NPV पढ़ा, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये NPV आपको एब्रीविएशन भी पूछा जाता है बाज़-औक़ात MCQs में कि NPV का एब्रीविएशन क्या है, तो बता देना नेट प्रेजेंट वैल्यू, उस पर टिक कर देना। अच्छा, दूसरा है द पे बैक रूल क्या है आपका, ये चीज़ समझ लो। पे बैक रूल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। मुझे भी लास्ट टाइम मेरे एग्ज़ाम के अंदर उसने पे बैक रूल से क्वेश्चन उठा के दिया था। ठीक है, इसको समझना, इतना आसान है, और मैं कोशिश करूँगा आपको इतना आसान करके समझाऊँ कि आपको समझ आ जाए। मेरे पास बातों को गौर से सुनना है, 2 बार सुन लेना, 3 बार सुन लेना। मैं तो कहूँगा अगर आपको कुछ याद भी नहीं करना ना, ठीक है, कुछ चीज़ें आप पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। बाकी आप मेरी वीडियो को 2-3 दफ़ा सुन लोगे ना, तो आई होपफुली आपको काफ़ी कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। कर आप खुद लोगे, मुझे आप लोगों पे यकीन है। अच्छा, दूसरी बात सुनो मेरी, पे बैक रूल क्या होता है। अब वो क्या कहता है, कंपनी कहती है मैं एक कंपनी हूँ, मैं अपनी बात करूँ, मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक जगह इन्वेस्टमेंट करता हूँ, $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी, ठीक है। अब मैं एस्टीमेट लगाता हूँ, अब मैं ये कहता हूँ कि यार अगर मैं 4 साल के अंदर अपनी इनिशियल अमाउंट रिकवर कर लेता हूँ, एनी स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, वो हर कंपनी का डिफरेंट होता है, वो अपने मुताबिक उसको स्टैंडर्ड करती है, ठीक है, अपने मुताबिक उसको स्टैंडर्ड करती है। इस कन्फ्यूजन में ना पड़ जाना यार, हमें कैसे पता लगेगा कब करना है, वो हर कंपनी का अपना होता है, ठीक है। मैं एक कंपनी हूँ, मैं अपनी कंपनी का स्टैंडर्ड बताता हूँ। मैं कहता हूँ 4 साल में अगर मैं अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेता हूँ, ठीक है, देन तो मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है, अदरवाइज़ मैं रिजेक्ट कर दूँगा। मेरी बात समझ रहे हो। अगर मैं 4 साल के अंदर अपनी इनिशियल अमाउंट यानी कि $1,00,000 को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो देन मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको रिजेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो द पे बैक रूल यही है। अच्छा, एक चीज़ हमें समझ आ गई। दूसरी चीज़ इस पे मैं बताता हूँ, ये द टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट पे नहीं चलती, ठीक है। इसमें हम कोई प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लो कुछ यूज़ नहीं हम करते, ठीक है। दूसरी चीज़ ये इसका एडवांटेज बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो ये फर्दर आने वाले कैश फ्लोज होते हैं उनको इग्नोर कर देती है, उसका उनसे लेना देना नहीं होता, क्योंकि हमने कहा ही है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, अगर हम उसके मुताबिक अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेते हैं, देन वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अदरवाइज वी विल रिजेक्ट इट। ऑलराइट, हमने यही बात की। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब मैं थोड़ा सा इसकी ना कैलकुलेशन पे आता हूँ, जो कि बहुत इजी टू कैलकुलेट है, ये इसका एक एडवांटेज भी है, ठीक है। और मोस्टली जो फर्म्स होती हैं छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यही कैलकुलेशन यूज़ करती हैं पे बैक पीरियड की। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ देखो, कैलकुलेशन में अब हम बात कर रहे हैं। कैलकुलेशन के अंदर अब मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ कि इसमें आपके पास सिंगल कैश फ्लो नहीं होगा, इसमें आपके पास मल्टीपल कैश फ्लोज आएंगे। या वो आपको 5 साल का दे दे, 10 साल का दे दे, 20 साल का दे, जितने मर्जी साल का दे। ये इतना आसान है कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसका आंसर निकाल लोगे कि इसका जवाब क्या होगा। लेट्स सपोज मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैं 10,000 रुपये की एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरी इनिशियल अमाउंट है 10,000, ठीक है। एक्सेप्टेंस पीरियड मैं रखता हूँ 4 साल का ही मैं रखता हूँ, एक्सेप्टेंस पीरियड मैं 4 साल का ही रख रहा हूँ, ठीक है। गौर से बात सुननी है, मेरे पास कोई वाइट बोर्ड नहीं है, कोई कॉपी पेंसिल नहीं है, कुछ भी नहीं है कि जिससे मैं आपको दिखा सकूँ, समझा सकूँ। मेरी बात गौर से सुनोगे, सब समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो इनिशियल अमाउंट है वो है 10,000 रुपये, ठीक है। 4 साल का मैंने टाइम पीरियड लिया हुआ, जो मेरा स्टैंडर्ड है, मैं कहता हूँ मेरा स्टैंडर्ड है 4 साल का, ठीक है। पहले साल का मैं कैश फ्लो आपको देता हूँ 1,000 रुपये, ठीक है। दूसरे साल का मैं आपको कैश फ्लो देता हूँ 2,000 रुपये, ठीक है। तीसरे साल का मैं आपको कैश फ्लो देता हूँ 1,000 रुपये, ठीक है। चौथे साल का मैं कैश फ्लो देता हूँ 3,000 रुपये, ठीक है।
अब देखो, अब आपने इसको सोल्व कैसे करना है। एक्सेल पे जाना, एक्सेल पे जाके ऊपर कॉलम में लिख लेना है। टेबल ना बनाओ यार, टेबल बनाने में तुम्हारा टाइम जाएगा। तुम्हें लगता है तुम इतने एक्सपर्ट नहीं हो, तुम टेबल नहीं जल्दी बना सकते, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, टेबल ना बनाओ। एक्सेल खोलो, एक्सेल में सेल बने होते हैं, उस पर लिखो हेडिंग दो ईयर, ठीक है, और दूसरी जगह हेडिंग दो कैश फ्लो की। 2 कॉलम बनेंगे सिंपल, इसके नीचे तुम्हारा आंसर खुद ही आ जाएगा, ठीक है। एक ईयर की दो, एक कैश फ्लो की दो। ईयर में लिख दो 0 1 2 3 4, 4 साल की बात की थी, 4 साल की लिख दो, ठीक है। 4 साल की बात की थी ना, 4 साल की तुम लिख दो 1 2 3 4, ठीक है। ईयर लिख दो 0 1 2 3 4 लिखना इस तरह से कि टोटल 5 होंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। कैश फ्लो में 0 माइनस 4000 लिख देना, माइनस यानी कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। माइनस यार नहीं भी लिखते, भूल जाते हो, तो ब्रैकेट डाल देना, ब्रैकेट पैंथेसिस जो ब्रैकेट होते हैं ऑन करना, 4000 निकल लेना, ब्रैकेट क्लोज कर देना। इसका मतलब भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस ही होगा। तो मैं हर तरीके से समझा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, अब तुमने ये काम कर लिया। ईयर 1 पे तुमने, मैंने कहा 1000 रुपये हमने लिख लिया, ईयर 1 पे 1000 लिख दिया। ईयर 2 पे हमने 2000 लिखना था, ईयर 2 पे हमने 2000 लिख दिया। ईयर 3 पे हमने 1000 लिखना था, ईयर 3 पे हमने 1000 लिख दिया। ईयर 4 पे हमने फिर से 1000 लिख दिया, ठीक है। अब टोटल गिनो कितने पैसे हुए। ईयर 1 पे 1000, ईयर 2 पे 2000 3000, ईयर 3 पे 1000 4000, ईयर 4 पे 1000 5000, टोटल 5000 थे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी, 4000 की थी। हमने क्या कहा कि 4 ईयर्स का हमने पे बैक पीरियड रखा है, ठीक है। अगर इसके दौरान हम अपनी डेफिनेशन रिवाइंड करो अपने माइंड में, दोबारा रिवाइंड करो कि अगर इसके दरमियान हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम हासिल कर लेते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम रिकवर कर लेते हैं, देन तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4000। ईयर 1 में हमारे पास कितना आया, 1000 रुपये, ठीक है। ईयर 2 में कितना आया, 2000, 2 और 1 कितने हुए, 3000 रुपये। ईयर 3 में कितना आया, 1000 रुपये, ठीक है। टोटल हो गए 4000 रुपये, यानी कि हमारी थी 4 साल। हमने ईयर 3 के अंदर ही अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी वो हमने रिकवर कर ली, ठीक है। ईयर 3 के अंदर हमने क्या किया, अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 4000 थी हमने वो रिकवर कर ली ईयर 3 के अंदर ही, ठीक है। सॉरी, वो यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज कर दी, पहले 10,000 बोला था लेकिन अभी 4,000 आप इसको रखें, ठीक है। मैंने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी, ईयर 3 के अंदर ही 4,000 पूरी कर ली, जबकि 5 साल 1000 रुपये और हो रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम चलें तो ईयर 3 में जब हम अपने 4000 रिकवर कर रहे हैं तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। सिंपल इसका आंसर क्या लिखना है आपने, ठीक है। वी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट बिकॉज वी रिसीव ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन ईयर 3 इक्वल टू 4000, ठीक है, लिख देंगे, ठीक है। जो ईयर, अब आप कहोगे यार ईयर 4 की इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी, ठीक है, वो कहाँ जाएगी, वो खली बली वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमने यही बात की कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब वो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेता है तो फर्दर कैश फ्लो को इग्नोर कर देता है, फर्दर जितने भी कैश फ्लो होंगे उनको इग्नोर कर दे, उससे इसका लेना देना नहीं है। समझ गए बात मेरी, आई होप समझ आ गई होगी। अगर अभी भी ना आए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझसे पूछ लेना, DM मुझे कर लेना, मैं तुम्हें लिख के भेज दूँगा। और बताओ इससे आसान मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पे लिख के भेज दूँगा, ठीक है। मुझे ग्रुप में बता देना, मैं तुम्हें वहाँ पे लिख के भेज दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात सुनो, ये एक तरीका था क्वेश्चन हल करने का, ठीक है। ये MCQs में भी आपको आएगा, ठीक है। जिन्होंने क्विज़ेस दिए उनके पास MCQs में भी आया, उनको आइडिया किस तरह आएगा, ठीक है। एक और तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, एक और तरीका है इसको हल करने का, यानी कि वो थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। वो 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों तरह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक तरीका ये बहुत आसान तरीका था। दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका भी बहुत आसान, थोड़ा सा बस उसमें दिमाग लगाना है। अब मैं 10,000 की इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। ईयर में 4 ही लेता हूँ, ठीक है। पहले ईयर के अंदर मुझे 5,000 का मुनाफा हुआ। बड़ी इन्वेस्टमेंट इसलिए ले रहा हूँ ताकि ईजी टू कैलकुलेट लाए, मैं भी ना भूलूँ, ठीक है। पहले ईयर में मुझे 5,000 का मुनाफा, नहीं पहले ईयर में 5,000 गए, पहले ईयर में हम लेते हैं 2,500 का मुनाफा हुआ, ठीक है। दूसरे ईयर में हमें 2,500 का मुनाफा हुआ, ठीक है। तीसरे ईयर के अंदर मुझे 3,000 का मुनाफा हुआ,
ठीक है, पहले ईयर में 2500, दूसरे ईयर में 2500, तीसरे ईयर में 3000 का मुनाफा हो गया, टोटल में आके हो गया 8000। ठीक है, चौथे ईयर के अंदर मुझे जो मुनाफा हुआ 3000 का मुनाफा हो गया, समझ रहे हो। चौथे ईयर के अंदर मुझे 3000 के नहीं 1500 का मुनाफा, हम इधर 1500 लेते हैं, 1500 का मुनाफा हो गया। और पाँचवें ईयर के अंदर हमें 1000 रुपये का मुनाफा हो गया। वो कैश फ्लो जितने मर्जी बढ़ाए, जो आपने 4 साल आपने अपने जहन में रखने हैं। ठीक है, अब देखो अब ये किस तरह क्वेश्चन सोल्व होगा। पहले ईयर में आपको 2500, दूसरे में 2500, 2.5 5000 आपका यहाँ रिकवर हो गया। तीसरे ईयर में कहा कि आपको 3000 का होगा, 5000 और 3000 8000 हो गया। ठीक है, चौथे ईयर में आपने कहा कि आपको 1500 का होगा। ठीक है, चौथे ईयर में कितने का होगा, 1500 हो गया। कितना हो गया आपका, 9500 हो गया। ठीक है, अभी आपको 500 चाहिए, कितना चाहिए, 500 चाहिए। ठीक है, जबकि पाँचवें ईयर में हमने कहा कि हमें 1000 रुपये का मुनाफा हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये तो 4 साल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे तो 500 कम पड़ गए, यानी कि हम ये रिजेक्ट कर देंगे। भाई ऐसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसको देखो, इसको हम हल कैसे कर रहे हैं। ईयर 4 तक आपने 95 कमा लिए, ईयर 5 के अंदर 1000 का कैश फ्लो है। ठीक है, अब इसका आसान तरीका मैं बताता हूँ इसको क्या करना है। आपने इसका आंसर कैसे लिखना है, आपने लिखना है ईयर 4 का 4 डाल देना है आपने, इक्वल डाल के ना आंसर में ईयर 4 का 4 आपने डाल दिया, बीच में प्लस का साइन डाल देना है। ठीक है, ईयर 4 का 4 प्लस, बीच में प्लस का साइन डाल दिया, गुड हो गया। उसके बाद आपने कितनी अमाउंट रिकवर करनी है, दूसरे कैश फ्लो से कितनी अमाउंट लेंगे, यानी कि 1000 थी ना, पाँचवीं ईयर में 1000 थी, तो आपको कितनी अमाउंट और चाहिए कि आपका 10,000 पूरा हो जाए। कितनी चाहिए, 500 चाहिए ना। ठीक है, तो 500 लिख दो, 4 + 500 लिख दोगे, डिवाइडेड बाय जो कैश फ्लो 5वां जिसमें से हमने अमाउंट ली है वो कितना था, 1000 था, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। इसको कैलकुलेट कर लो। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो ईयर्स में तुम आंसर कैसे निकाल के दोगे। देखो 2 तरह से बता रहा हूँ, ये एक है ईयर्स में, वो ईयर्स में आपसे पूछेगा कि भाई हमें ईयर्स में निकाल के बताओ कि कितने ईयर में तुम्हारी रिकवर होती है। ठीक है, दूसरा था कि हमें डायरेक्ट अमाउंट को गिनती मार के आगे पीछे करके हमने निकाल के बता दिया कि इतनी ईयर में हमने निकाल लिया। ठीक है, अब जब तुम 4 + 500 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे ना, ठीक है, जो तुम्हारे पास आएगा 2.3 ईयर, 4.3 ईयर, फ़र्ज़ करते हैं कि हम लास्ट बार एक्सेप्ट किया था, इसको हम रिजेक्ट करवा देते हैं। फ़र्ज़ करते हैं वो आता है 4.3 ईयर्स आ जाता है। ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं, तुम्हारे पास आंसर आता है 4.3 ईयर्स। तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या था, 4 साल का, 4 साल 3 माह का ये हो गया। यानी कि तुम ये लिखोगे, वी रिजेक्ट द प्रोजेक्ट ड्यू टू ओवर स्टैंडर्ड इज़ 4 years, but the payback period, according to the payback period rule, we have to get the 4.3 years. ठीक है, the 3 months is over standard. ठीक है, that's why we reject the project. इस तरह स्टेटमेंट बना के लिख देना, तुम्हारा सवाल ख़त्म। इसके आगे तुम्हें कुछ भी नहीं करना। सही हो गया। तुम्हें मैंने डेफिनेशन बताई है, तुम्हें मैंने इसका पॉजिटिव बता दिया, एडवांटेज और नेगेटिव डिसएडवांटेज भी बता दिए। ठीक है, तुम्हें मैंने 2 तरह से सवाल हल करवा दिया, एक सिंपल मैंने कैलकुलेशन के लिहाज से हल करवा दिया। ठीक है, और एक इस तरह से करवाया जहाँ से तुमने लास्ट अमाउंट से वैल्यू को कैरी करना है और डिवाइड करके उसको उसी अमाउंट पे डिवाइड कर देना है, और उसी अमाउंट पे डिवाइड करना है। इसको मेरी वीडियो को यहाँ से दोबारा से थोड़ा सुन लोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा। उसको लिख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा। बुक में भी इस तरह से कुछ किया हुआ होगा उन्होंने। ये देखो, मैं यहाँ से समझाता हूँ, यहाँ से देख लो, इसने भी ये किया हुआ है। ठीक है, इनिशियल अमाउंट इसकी है 250। इस चीज़ को देखो, ईयर 1 पे 100, ईयर 2 पे 200। ठीक है, 200 ये ईयर 3 में से उसको कितनी चाहिए, 50 चाहिए, तो 2 + 50 यहाँ से डिवाइडेड बाय 3 का 100 ओवर 100 कर देगा। ठीक है, कर देगा 2.5 ईयर्स। मेरी बात समझ आ गई होगी। अब मुझे लगता है तुम लोगों को मेरी बात यहाँ से समझ आ गई। मैं तुम्हें ज़ुबानी बता रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है अब तुम्हें यहाँ से मेरी बात पक्का समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक चीज़ ये याद रखना, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो इंक्रीज़ करती है शेयर वैल्यू। यह नॉर्मल क्वेश्चन MCQs आता है, काफ़ी दफ़ा आया है, इस बार भी काफ़ी क्विज़ेस में मैं देखा ये MCQs आपको आया है। ठीक है, लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट क्या करती है, इंक्रीज़ करती है आपकी शेयर वैल्यू, ये याद रखना।
ठीक है, एडवांटेज वही है, ईजी टू कैलकुलेट, एडजस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ द लेटर कैश फ्लो, बाइस टूवर्ड लिक्विडिटी, इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिक्वायर्ड, arbitrary कट ऑफ पॉइंट, इग्नोर्स कैश फ्लो बियॉन्ड द कट ऑफ पॉइंट्स, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये याद रखना। अगला देखो लेसन नंबर 27 तुम्हारा है। ठीक है, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न। ठीक है, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न ये एक वाहिद मेथड है जिसका आपका इकोनॉमिक और फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये आपका टोटली डिपेंड करता है अकाउंटिंग बेस के ऊपर। ठीक है, और इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये याद रख लेना, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। पेपर में तुम्हें इस पर एक MCQs ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला, जहाँ तक मुझे पता है MCQs आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारी लक है, वो भी बता दो, शॉर्ट भी बता दो कैसे तुम लोगों ने इसको हल करना है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसका फार्मूला याद कर लेना कि एवरेज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज बुक वैल्यू, ऊपर वाला ना करना, छोड़ो उसको, आसान वाला याद करो ना, जो याद हो जाए, एवरेज नेट इनकम ओवर एवरेज बुक वैल्यू। ठीक है, ये तुमने याद कर लेना है। अब तुम्हारे पास जो MCQs आएगा ना, वो सिंपल तुम्हें देगा, लिखा होगा उसमें एवरेज नेट इनकम, ठीक है, ये है, और एवरेज बुक वैल्यू ये है, दोनों को डिवाइड कर दें, तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एक नंबर तुम्हारा पक्का है, ये मुफ्त का नंबर है। ठीक है, इसमें नहीं घबराना तुमने। अच्छा, शॉर्ट में भी वो जो देगा ना, ठीक है, हो सकता है वो शॉर्ट में इसी तरह से दे दे कि यूँ दे सकता है कि वो आपको नेट इनकम की 3-4 प्राइजेस दे देगा। ठीक है, और उसके बाद वो आपको बुक वैल्यू की 3-4 प्राइजेस दे देगा, उनको सम अप करके टोटल नंबर पे डिवाइड कर देना, उसकी एवरेज निकल आएगी। ठीक है, उन दोनों की एवरेज निकाल के, ठीक है, नेट इनकम और बुक वैल्यू की एवरेज निकाल के इसी एवरेज के फार्मूले पुट कर देना, तुम्हारे पास आंसर निकल आएगा। सही है, एक तरीका ये भी है, अगर वो देता है, अव्वल तो वो उस तरह देगा नहीं, अगर देता है यार, हमने हर तरह से पेपर को तैयार करके जाना है कि वो किसी तरह से भी क्वेश्चन दे, हम उसको पकड़ ले। ठीक है, हमने उसको जाने नहीं देना अपने हाथ से, ये बात समझ आ गई, गुड हो गया। अच्छा, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न, अब देख लो, ये वाली मैं बात कर रहा था कि एवरेज नेट इनकम डिफरेंट कैश फ्लोज दिए होंगे, डिवाइडेड बाय टोटल पे कर देना है। एवरेज नेट इनकम इस तरह एवरेज बुक वैल्यू निकालेगी, डिवाइड करके आपने फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू आ जानी। बात वही है, मैं देख नहीं रहा, वरना यहाँ से मैं समझा दूँ, दुबानी बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, कहता है कि आप प्रोजेक्ट इज़ एक्सेप्टेबल इफ़ द एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न एक्सीड्स द टारगेट एवरेज रिटर्न अकाउंटिंग रिटर्न। देखो, टारगेट एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न क्या है, हर कंपनी का डिफरेंट होगा। जैसे पेबैक पीरियड का हमने स्टैंडर्ड कहा था, हर कंपनी का डिफरेंट होगा, ये भी डिफरेंट होगा, किसी का 4, 5, 6, 7, 8, 10 जो भी आएगा वो उस तरह से चलेगा। ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी, वो सिंपल आपसे पूछे कि यार MCQs में आएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अच्छा, लॉन्ग के लिहाज से मैं तुम्हें करवा दूँ, देख लो, वरना आएगा तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें करवा देता हूँ। देखो, पर्टिकुलर्स है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, मैं इतना लंबा नहीं करवा रहा। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ईयर 2 करवाता हूँ, ईयर 1 और ईयर 2 करवाता हूँ। रेवेन्यू तुम्हें देगा, एक्सपेंसिव और फिर उसको तुम्हें देने पड़ेंगे। ठीक है, तुम्हें चार्ट बना के उसको देना पड़ेगा। ठीक है, रेवेन्यू वो देगा, तुम्हें चार्ट बना के देना पड़ेगा, वो तुम्हें नहीं देगा। ठीक है, वो तुम्हें रेवेन्यू दे देगा, एक्सपेंस दे देगा। रेवेन्यू फर्स्ट ईयर का जैसे दे दिया, एक्सपेंस फर्स्ट ईयर का भी उसने दे दिया आपको। ठीक है, 4,33,333 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 4,50,000 का। ठीक है, एक्सपेंस 2 लाख 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, EDP अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, EDB अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर EDP अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, उसमें से माइनस करेंगे 2,33,333 रुपये और 3 लाख रुपये। डेप्रिसिएशन 1-1 लाख रुपये दोनों जगह पे आ गई। फिर आएगा EBD अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, टैक्स भी वो आपको तुम्हें वो टैक्स भी देगा, उसके अंदर तुम्हें वो डेप्रिसिएशन भी लिख कर देगा एक, और तुम्हें रेवेन्यूज़ भी वो बताएगा इसके अंदर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। सिर्फ तुमने अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन और अर्निंग बिफोर टैक्स तुम्हें ये याद रखना है कि किसके आगे ऊपर नीचे आएंगे। ठीक है, तुमने EBT भी निकाल लिया, 1,33,333 और 2 लाख रुपये माइनस करके, जो आया इसको 25% से ज़रब दे दोगे तो तुम्हारा टैक्स आ जाएगा 33,333 रुपये, 50,000 रुपये तुम्हारा टैक्स आ जाएगा। ठीक है, जब इनको तुम टोटल कर लोगे, ठीक है, तुम्हारे पास 1 लाख और 1.5 लाख रुपये आ गया, मैंने 2 के लिए। अब इसके एवरेज नेट वैल्यू क्या है, दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर दें, सिंपल, तेरे पास एवरेज नेट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब जो बुक वैल्यू है, ठीक है, वो 5 लाख रुपये है। ठीक है, अब तेरी यहाँ पे बुक वैल्यू, सॉरी, आपके यहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो कहाँ से निकाली, इसने यहाँ से निकाल ली। ठीक है, क्योंकि उसने दिया गया था रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन इम्प्रूवमेंट इस 50 लाख रुपये। ठीक है, यानी कि उसने वो आपको दे ही दी है, बुक वैल्यू उसने बता दी है कि इतनी है आपकी 500,000 रुपये।
डॉलर्स आपकी है, ठीक है। उसको तुम 2 पे तकसीम कर दो, एवरेज निकालना, 2 पे तकसीम कर दो, 2,50,000 आ जाएगा। और इसके अंदर पुट करो 50,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000, तो हमारे पास AAR निकल आएगा, ठीक है। ये इतने लॉन्ग के लिहाज से करवा दिए, आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन दे भी सकता है। किस्मत किसी की सब्जेक्ट में गंदी हो तो बहुत वो भी चीज़ें आ जाती हैं कि जो इंसान सोचता नहीं है, ठीक है। पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है। मैंने इस बार देखा था आप लोगों का 11.28% तकरीबन या 29% आपका ओवरऑल क्लास एवरेज निकल कर आई है, जो कि बहुत बुरी है। और आई होप सो फाइनल के अंदर 7-8 के ऊपर ना चली जाए, 6 पे भी ना चली जाए, बाजू का चली भी जाती है। तो मेहनत इसको देख लेना यार, इसके ऊपर मेहनत करो, ठीक है। अच्छा, ड्रॉबैक्स क्या हैं? ड्रॉबैक्स इसके देख लो। इट इज़ नॉट अ रेट ऑफ रिटर्न इन एनी मीनिंग फॉर इकोनॉमिक सेंस। कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं है, पहले मैंने बात की थी, ये अकाउंटिंग पे डिपेंड करती है, इकोनॉमिक सेंस नहीं है। एज इट इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हमने कोई भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं किया, कोई प्रेजेंट वैल्यू, कोई फ्यूचर कैश फ्लोज वगैरह हमने कुछ नहीं किया उसमें, ठीक है। इस लैक्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर टारगेट AAR टू बी कंपेयर्ड विथ, ठीक है। अब ये जो AR आप किसके साथ कंपेयर करोगे? आपके कोई कैश फ्लोज नहीं, फर्दर फ्यूचर्स में आपके पास कुछ डाटा ही नहीं जिसके साथ आप इसको कंपेयर करो, ठीक है। इट फोकस ऑन नेट इनकम और बुक वैल्यू रैदर देन द कैश फ्लो एंड मार्केट वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेशन क्या है? ईजी टू कैलकुलेट है, आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। नीडेड इन्फॉर्मेशन विल यूजुअली बी अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और एक लेंथी कह लो कि क्वेश्चन है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट हम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ना प्रोसीजर है, इसका मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन आपको एक रिकमेंड करूँगा कि आपकी बेस्ट थिंग ये है कि आपको इस बार चॉइसेस पेपर्स में मिली हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करना, अगर ये सवाल आपको पेपर में मिल जाए तो इसको चॉइस पे छोड़ देना, ठीक है। कोशिश करना, अगर कोई और आता हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, इसको चॉइस पे छोड़ देना, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। आपको वो खाली IRRD निकालने के लिए देगा, वो आपको NPV भी साथ कहेगा इसकी निकालनी है, ठीक है। पहले आप IRR निकालोगे, फिर आप NPV निकालोगे, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो वो एक बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, सही है। IRR के अंदर आप सिंपल, मैं बताता हूँ क्या कैसे निकालना है यार। अच्छा, अब जो IRR है ना, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। अब हम इसमें ये करते हैं कि अगर हमारी, पहले तो हमने कहा ना NPV के अंदर कि बड़ी हो, ज़्यादा होगी एक्सेप्ट करेंगे, कम होगी तो रिजेक्ट करेंगे। IR में कहते हैं कि वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए। NPV इज़ इक्वल टू 0, देन वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है, अदरवाइज वी विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। इक्वल टू 0 या नियर टू 0 दोनों एक्सेप्टेबल हैं, डिफरेंट हैं दोनों चीज़ें, लेकिन इक्वल टू 0 और नियर टू 0 एक्सेप्टेबल हैं। अब इक्वल टू 0 से क्या मुराद है मेरी, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी IRR आ जाती है, देन वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। या नियर टू आपकी IRR इनिशियल इन्वेस्टमेंट की आ जाती है, देन वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अदरवाइज़ अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम आती है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो वी विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। IRR हम एक कह लो कि परसेंटेज होती है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। IRR जो होता है हमारे पास एक परसेंटेज होती है, उसको हम पुट करते हैं एक फॉर्मूले के अंदर, फिर हमारे पास जाके IRR एक पूरा वैल्यू निकल कर हमारे पास आती है। अब इसको समझ लो, ये कैलकुलेट हमने कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले यार देखो, सवाल तुम्हारे पास कैसा आएगा। एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई तुम्हारे पास, एक कैश फ्लो आ गया, एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ तुम्हें रिटर्न वो देगा, ठीक है, और तुम्हें टी की वैल्यू भी वो तुम्हें देगा। अब देखो, अब तुमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तुमने IRR कैसे फाइंड आउट करना है। तुमने क्या करना है, तुमने वैल्यू पुट करनी है, तुमने अज्यूम करना है पहले परसेंटेजेस को, समझ रहे हो। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने तुम्हें 10% का रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है,
तो तुमने 10% का रेट ऑफ रिटर्न नहीं लगाना। तुमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को देखना 10,000 है तो तुमने अपने से तुक्का लगाना है कि यार 10 है ना, अगर मैं इसको 14% करता हूँ तो क्या आंसर आता है। लेट्स सपोज हमने कहा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 10,000 है, तुम 14 पे जाते हो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर जो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है उसको अप्लाई करते हुए तुम एक वैल्यू निकालते हो, ठीक है, जो तुम्हारी नियर टू आती है। लेट्स सपोज 10,000 है ना, एक वैल्यू तुम्हारी आ गई 11,000 रुपये की, या 10,500 की एक वैल्यू होगी। वेरी गुड, ठीक है, 10,500 की वैल्यू आ गई। फिर तुम कहते हो यार एक 14 पे किया, एक में 16 पे करके देख दो, ठीक है। एक तुम दूसरी परसेंटेज निकालोगे 16 पे, वो तुम्हारी 10,000 से नीचे वैल्यू आएगी, यानी कि माइनस में आएगी, वो आ सकती है 8,000। हम ले लेते हैं एक वैल्यू 8,000 आ गई, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जब IRR में ये होता है कि तुम जितनी परसेंटेज बढ़ाई जाओगे ना, तुम्हारी वैल्यू नेगेटिव में ऑटोमेटिक जाती रहेगी, ठीक है। जैसे 14 पे तुम्हारी पॉजिटिव थी, 15 पे तुम्हारी नेगेटिव, 16 पे तुमने ली तो वो नेगेटिव चलेगी, 17 पे लोगे तो वो और नेगेटिव चली जाएगी, 18 पे लोगे वो और नेगेटिव चल जाएगी, ठीक है। 13 पे लोगे तो वो और पॉजिटिव चल जाएगी, यानी कि वो हो सकता है वो 11,000 पे चल जाए। 12 पे लोगे हो सकता है वो 13,000 पे चली जाए, ठीक है। तो इस तरह तुमने खुद अज्यूम करनी, एग्जामिनर नहीं देगा तुम्हें, वो तुमने खुद अज्यूम करनी, वो टाइम वेस्ट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको कोशिश करो, इसको स्किप करो, ठीक है, लेकिन समझ लो इस मेथड को। ये मजबूरी बन सकती है कि आपके पास एंड पे आधा घंटा बचे और कोई सवाल ना आता हो तो आप इसको कर सकते हो, यानी कि कुछ ना कुछ नंबर तो देगा ना यार वो, ठीक है। अगर अच्छे से समझा रहे हो, समझ लोगे तो पूरे भी नंबर आ जाएंगे। अच्छा, हम थे, अब 2 वैल्यू हमारे पास आ गई, एक पॉजिटिव की, एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, अब तुमने ये करना है, अब तुमने इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले में तुमने वैल्यू पुट करनी है। माइनस को हम कहते हैं लोअर वैल्यू, पॉजिटिव वाली कहते हैं हम हायर वैल्यू, ठीक है। अब तुमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। फार्मूला क्या है, लोअर वैल्यू प्लस हायर वैल्यू माइनस इनिशियल अमाउंट डिवाइडेड बाय हायर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना तो तुम्हारे पास एक आंसर आएगा, ठीक है। वो जो तुम्हारे पास आंसर आएगा ना, वो जो तुम्हारे पास आंसर आएगा, ठीक है, कैश फ्लो जो तुम्हारे पास आएगा, उसको तुमने NPV वाले फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। उसको NPV वाले फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। और जो क्वेश्चन में तुम्हें दिया गया था ना, R की वैल्यू जो दी गई थी, ठीक है, वो वाली तुमने NPV वाले फार्मूले के अंदर उस R की वैल्यू को पुट करना है। जब तुम ये सारी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास एक अमाउंट आएगी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो दैट इज़ योर IRR विद NPV, विदाउट NPV नहीं, विद NPV तुम्हारे पास वो अमाउंट एक आएगी, ठीक है। इसको तुम कहोगे कि ये तुम्हारी IRR है, ठीक है। अच्छा जी, ये था इसका कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन का। अब प्रॉब्लम विद IR क्या है कि कैश फ्लो आर नॉट कन्वर्टिबल, ठीक है, कन्वेंशनल। एक सीरीज़ के अंदर इसमें क्या है, कैश फ्लोस नहीं होते। व्हेन वी ट्राइंग टू कंपेयर टू और मोर इन्वेस्टमेंट, नहीं, ठीक है। अच्छा, जो IR के जो कैश फ्लोज होते हैं ना, वो नॉट कन्वेंशनल होते, कन्वेंशनल नहीं होते, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज इसमें आपके पास आते हैं, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट, दोबारा बताता हूँ क्या होती है। 2 इन्वेस्टमेंट है, X या Y। अगर X एक्सेप्ट हुई है तो Y ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी, अगर Y एक्सेप्ट हुई है तो X ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। सादा लफ्ज़ों में ये मतलब है। एक आती है इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट होता है अलग-अलग, यानी कि अगर A, X और Y 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये 2 इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हैं, तो अगर X रिजेक्ट होता है तो उससे Y का लेना देना कोई नहीं है। हो सकता है Y एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है Y भी रिजेक्ट हो जाए। अगर Y एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है तो हो सकता है कि X एक्सेप्ट हो जाए
या रिजेक्ट हो जाए, दोनों अलग-अलग है, दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं। अच्छा जी, इसमें देखो मोर वाइडली यूज इजीली कम्युनिकेट एंड अंडरस्टूड होते, वी कैन एस्टिमेट IRA इवन इफ़ वी डोंट नो द डिस्काउंट रेट। हमें डिस्काउंट रेट पता नहीं होता, वही तो मैंने कहा, हम वो गैस कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें आपने गैस खेलना है, कोशिश करनी है नॉर्मली आपने 12 से लेकर ना 15 से 17 के दरमियान आपकी दोनों वैल्यूज़ आनी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव की। ठीक है, तो कोई भी लेके कर लेना। देखो और इसमें एक और चीज़, जो इसका आंसर होगा ना सबका डिफरेंट आएगा। ये नहीं करना सबका एक आंसर आएगा, सबका डिफरेंट आएगा आंसर। ठीक है, इसमें एग्जामिनर को भी पता होता है, इसमें बच्चे ने गेस करना हो तो कोई 12 करेगा तो कोई 13 करेगा। ठीक है, इस तरह से हर कोई डिफरेंट गेस करता है। ठीक है, तो इसके आपने प्रॉब्लम नहीं लेनी, आपने सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने वैल्यूज पुट करनी है, उसको कैलकुलेट करके आंसर देना है। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपके पास आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये कॉस्ट रेशो है। दिस इंडेक्स इज़ डिफाइंड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो आपको दिया गया होगा और आपने उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा कि आपकी फर्म कितने प्रॉफिट के अंदर है। द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर अ पॉजिटिव NPV इन्वेस्टमेंट वुड बी बिगर देन 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम 0 की बात करते, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम कहते हैं कि बिगर देन 1 होनी चाहिए। देन वी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट एंड लेस देन 1 फॉर अ नेगेटिव NPV इन्वेस्टमेंट। नेगेटिव NPV इन्वेस्टमेंट यू नो अबाउट दैट कि वी विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ओके, कहता है कि इट इज़ ऑफन प्रपोज एज द मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर नॉन प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट। इफ दीज आर म्यूचुअली exclusive events, then the second one is the profit even though it has the lower PI। ओके, देखो ना, एक की 2 थी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एक की थी 1.50, तो 1 जिसकी 2 होगी वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, और जो 1.50 वो भी एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि वो एक से बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा प्रॉफिट तो आपको 2 वाली में आ रहा है ना, फर्स्ट वाली के अंदर आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर, तो आप उसको एक्सेप्ट करो। द रैंकिंग प्रॉब्लम इज़ वेरी सिमिलर टू IRR रैंकिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी एक MCQ आ सकता है कि जो IRR की रैंकिंग प्रॉब्लम है वो कौन से एक और मेथड के अंदर सिमिलर आती है, तो वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर भी आपको ये चीज़ मिलेगी। अच्छा जी, कैपिटल बजटिंग प्रैक्टिस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब आपका शुरू हो गया है, लेकिन ये आगे से शुरू होगा। कैपिटल बजट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, जिसके अंदर आप बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनके कैश फ्लोस को आप देखते हैं, आप प्रोजेक्ट करते हैं कि कितना हमारा वर्किंग कैपिटल लगना चाहिए, हमें कितनी इक्विटी की ज़रूरत है, या अगर हमारे पास इक्विटी नहीं है तो हमें कितना लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, लेंडर्स के थ्रू लोन लेना पड़ेगा या बैंक के थ्रू लोन लेना पड़ेगा, या फिर एक मेथड्स में ऐसा भी होता है कि वो अनलिवरेज मेथड के अंदर आता है कि जिसके अंदर जो एक ऑनर होता है वो बाय सेल्फ अपना लोन जो है लोन कंपनी को लोन देता है वो। ठीक है, जिससे वो शो करता है कि हमारी कंपनी का रेट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, एडवांस कंपनी मतलब कि रैंकिंग उसकी बहुत अच्छी हो जाती है और फिर वो उससे प्रॉफिट अर्न करता है, यानी कि इंटरेस्ट भी देता है, जाहिर सी बात है उस पर उसको प्रॉफिट अर्न होता है। वो एक अलहदा आप पढ़ेंगे आगे 38 लेक्चर्स के अंदर जाके। अच्छा जी, इसमें जो इम्पोर्टेंट थी, कहता है वी हैव अ पॉजिटिव एस्टिमेट NPV, a longer payback and a lower AAR is could be good investment। ये चीज़ याद रख लेनी है, ये आपको MCQs में आएगी। ठीक है, कि अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या है कि लॉन्गर पॉजिटिव NPV, लॉन्गर पेबैक पीरियड, जितना लंबा आपका पेबैक पीरियड होगा। ठीक है, एंड लोअर AAR एवरेज अकाउंटिंग रेट आपका जितना कम होगा, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। समझ गए कि नहीं समझे? समझ के हो गया, आई होपफुल। अच्छा जी यार, ये चीज़ समरी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अकाउंटिंग क्राइटेरिया। ठीक है, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न और पे बैक पीरियड। यार ये जब 4 5 6 चीज़ें हैं ना,
तुम यकीन करो लास्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम इसका दिया था 80% स्टूडेंट को 5 नंबर में ये सवाल दिया गया है। 80% स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आया है 5 नंबर में, और उसने ये लिखा है कि पॉइंट्स इसके बताने हैं। ठीक है, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो इस तरह से करके उसने लिखा था। उसने उसमें एनपीवी भी लिखा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी लिखा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी लिखा, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न भी लिखा और पे बैक पीरियड लिखा। 5 के 5 उसने नाम लिखे। ठीक है, और इनके आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी, इनके ये पॉइंट्स बताने हैं आपने। ठीक है, आसान बात बताता हूँ, इसको याद करनी नहीं है तुमने इसको याद नहीं करना। तुमने क्या करना है, 5 नंबर का सवाल है, ये 4-4 5-5 पॉइंट है, तुम ना लिखो यार। ठीक है, तुम थारे के 2-2 पॉइंट लिखो। ठीक है, 0.55 के लिहाज से तुम लिख लो, कोई भी कैलकुलेशन लगा के तुम 2-2 पॉइंट लिखो। सिंपल, मैंने भी 2-2 लिखे थे। 2-2 तुम पॉइंट लिखो, 5 नंबर तुम्हारे पूरे। इसको याद नहीं करना, जो बातें मैंने पीछे की हैं ना वही बात तुमने यहाँ पे लिखनी है। जैसे मैंने बात की NPV इज़ इक्वल टू 0, वो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट व्हेन द NPV इज़ बिगर देन 0, इफ़ लेस देन 0 वी विल नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, हमने सिंपल बात की। हमने दूसरी बात इसमें की, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज़ किया गया। 2 पॉइंट हो गए, इसको ख़त्म कर दिया हमने। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर हमने क्या बात की कि हम इसमें क्या करते हैं, जो फ्यूचर जो हमारे पास प्रेजेंट कैश फ्लोज होती हैं उसको हम इनिशियल अमाउंट पे डिवाइड कर देते हैं। एक तरीका हो गया। ठीक है, दूसरी तुम चीज़ इसमें क्या लिख सकते हो, दूसरी चीज़ तुम इसमें ये भी लिख सकते हो कि इसके अंदर सिमिलर प्रॉब्लम है IRR वाली। ठीक है, रेटिंग की 2 पॉइंट तुम्हारे इसके हो गए। ठीक है, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न के अंदर तुम्हारे पर तुम लिखोगे, उसका फार्मूला ही उठा के लिख दो कि इसके अंदर हम एवरेज इनकम और एवरेज बुक वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा तुम साथ एक डिसएडवांटेज के तौर पे भी लिख सकते हो कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इस तरह से तुम लिख सकते हो, इसका कोई बेंचमार्क नहीं है, आप इसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। समझ रहे हो, यानी कि जो बातें हमने पीछे की ना वही चीज़ें तुमने इसको रटाने लगाना, इसी को लाजमी नहीं तुमने यही चीज़ें लिखनी है। ठीक है, ये समरी है, ये समरी बेसिकली खुलासा है ये। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया खुलासा है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पेपर में आएगा, डैम श्योर आएगा ये पेपर के अंदर। और ये छोड़ना ना, ये लाजमन कर लेना, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें कोई मैथमेटिकली परफॉर्म नहीं होता, ये तुमने लाजमन करना है। ठीक है, इसी तरह से तुमने पे बैक पीरियड, ठीक है, हमने लेंथ की बात की है। ठीक है, हम इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है, फ्यूचर कैश फ्लो को हम इग्नोर कर रहे हैं इसके अंदर। सही हो गया। ठीक है, यही बातें तुमने यहाँ पे उठा के लिखनी है। सही है, तुम्हारे पूरे नंबर हैं इसके अंदर। ये समरी है, इस चीज़ को रट्टा नहीं लगाना, इस चीज़ को याद नहीं करना, पीछे वाली चीज़ें याद रखनी। जब वो दिमाग में होंगे ना, ये ऑटोमेटिकली लिखी जाएगी। एक चीज़ देखो, यहाँ पे तुम्हारा ना चैप्टर ये ख़त्म हो जाते हैं। जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया वाले चैप्टर हैं जिसमें NPV वगैरह कैलकुलेट करने, यहाँ पे ये तुम्हारे ख़त्म हो जाते हैं लेक्चर्स। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। लेकिन एक बार मैं तुम्हें बता दूँ, इसमें से तुम्हें 2 लॉन्ग देखने को मिलेंगे या 1 लॉन्ग देखने को मिलेगा। अगर तुम्हें ये क्राइटेरिया वाला क्वेश्चन आया लॉन्ग में, तो तुम डैम श्योर साथ याद रखना कि इसके साथ वो एक क्वेश्चन IRR वाला या पे बैक पीरियड का ठोकेगा। बाद में वो NPV भी दे देता है यार, NPV तो बहुत ज़्यादा देता है ना, वो NPV तो लाजमन हर पेपर में तकरीबन वो आ जाता है। ठीक है, पे बैक पीरियड, NPV या IRR, इन तीनों में से एक तुम्हें ज़रूर लगने वाला है। अगर ये ना भी है तो उसके अलावा भी तुम्हें इन तीनों में से एक लाजमन लगेगा। ठीक है, मैं प्रेडिक्ट करो, कुछ भी समझ लो, ये तुम्हें लाजमन पेपर में आना ही आना है। ठीक है, इसको तुमने नहीं भूलना। ये जो तरीके बताएं इनको तुमने याद रखना है। तुम्हारा 5 नंबर का लॉन्ग इसमें से होना है। ठीक है, हो सकता है इसमें से आगे तो 10 नंबर के 2 लॉन्ग तो तुम यहाँ से निपटा लोगे। ठीक है, एक लॉन्ग में तुम्हें आगे बताऊँगा पोर्टफोलियो वाले लेक्चर में से। सही है, एक लॉन्ग में तुम्हें बताऊँगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो वाले लेक्चर में से। एक लॉन्ग तुम्हें बताऊँगा मैं MMM वाली थ्योरी के अंदर से। ठीक है, एक लॉन्ग तुम्हारा आएगा डेप्रिसिएशन में से भी एक लॉन्ग तुम्हारा आएगा। वो छोटी सी कैलकुलेशन है, बाकी थ्योरी है, वो मैं बताऊँ वो किस तरह घुमा के तुमसे सवाल पूछेगा। ठीक है, एक लॉन्ग एक और क्वेश्चन में से एक और चैप्टर है, उसके अंदर से लॉन्ग आता है, वो बड़ा आसान सा लॉन्ग देता है, लेकिन वो ऐसा घुमा के सवाल देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आपको फार्मूले भी पता होंगे, आप फार्मूले लिखोगे भी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है। ठीक है, वो भी मैं तुम्हें बताऊँगा। सही है, तो एक कंप्लीट मैं गाइड करूँगा कि ये किस किस तरह से तुम्हारा पेपर आगे होगा।
देखो उसने चैप्टर आगे से कम कर दिए, समझो इस बात को। 42 उसने लेक्चर दिए हैं, 3 लेक्चर उसने कम किए हैं। उसकी क्या रीज़न है? उसकी ये रीज़न नहीं है कि उसने पीछे से लेक्चर बढ़ा दिए हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो एंड के चैप्टर थे ना इन्वेंटरी मैनेजमेंट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। तुम यकीन जानो उस चैप्टर में से 2 10 नंबर के लॉन्ग बनते थे, ठीक है। जो डैम श्योर उस चैप्टर के जो 2 लॉन्ग थे ना, वो तकरीबन 2 नहीं तो 5 नंबर का लॉन्ग तो आता ही आता था। और उस चैप्टर के अंदर से 8 MCQs बनते थे, जो कि हर एक को 8-6 MCQs आते थे, ठीक है। उन चैप्टर्स के अंदर उसने वो स्किप कर दिए, ठीक है। अब तुम्हारे पास जितना जो बर्डन पड़ गया है ना, वो 2 तुम्हारे पास छोटे चैप्टर उसने दे दिए। एक वो शॉर्ट टर्म वाली पॉलिसी वाला, और उसके बाद एक और चैप्टर है, ठीक है। वो जो 2 चैप्टर दे दिए, ठीक है। आखिरी एक बात याद रखना, शुरू से तैयारी करो, अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि ना करो, लेकिन आखिरी चैप्टर जो है ना उनको घोल के पीजो। जैसे जूस नहीं पीते, ठीक है, ग्राइंड होता है, फिर उसको वो सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, फिर वो पी जाते हो, उस तरह उसको घोल के पीजो। ACCA का या कोई भी तुम पेपर लो, ठीक है, 80 to 90% पेपर इसका एंड से ही आता है, एंड से आएगा। अभी इसमें तुम लोगों ने देखा इतने फार्मूलाज नहीं है, तुमने देखा थोड़े बहुत फार्मूलाज है, बात चल रही है, कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बात समझ आ रही, मज़ा आ रहा है इसको देखने में ना। आगे तुम जैसे जैसे जाओगे तुम्हारे पास फार्मूलाज बढ़ते जाएंगे, और फार्मूलाज बढ़ने से ये मुराद नहीं कि बहुत मुश्किल है, फार्मूलाज इंटर रिलेटेड है। देखो मैं तुम्हें चीज़ फार्मूला कैसे बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़ुबानी फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं उसका कि वो फार्मूला इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे वो इस तरह पूछेगा तो तुमने इस तरह करना है, वहाँ पे तुम्हें इस तरह पूछेगा तुम इस तरह करना है, तुम इस तरह कोई गाइड नहीं करेगा कि किस तरह से तुम लोगों ने चलना है, लेकिन मैं तुम्हें पूरा गाइड कर रहा हूँ कि किस तरह से तुमने पेपर को लेके चलना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं बता रहा हूँ सारा कुछ वही आएगा, ठीक है, ना मैं इस चीज़ की ज़मानत दे रहा हूँ कि मैं तुम पास हो जाओगे, क्योंकि हर एक का अपना माइंड होता है, हर कोई अपने माइंड से तैयारी करता है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो, तुम एटलीस्ट फेल नहीं होते अगर तुम मेरे तरीके से चलोगे ना। मैं गारंटी देता हूँ मेरे तरीके से ईमानदारी से चलोगे तुम फेल नहीं होगे, ठीक है। तुम D भी नहीं C ग्रेड तुम ले ही लोगे ना, मुझे पता है तुम लोग ले लोगे, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है तुम लोगों को, ठीक है। इस बुक को क्रैक किया गया है, ये जो मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं तुम्हें क्रैक करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें साथ बता भी रहा हूँ कि एग्जामिनर ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा, इस चैप्टर में से तुम्हें क्वेश्चन आएंगे यार, यानी कि कैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। मैंने पुराने पेपर्स पुरानी चीज़ों को जब मैं पढ़ता था तब मैंने क्रैक की थी इन चीज़ों को, ठीक है, कि कहाँ से वो सवाल निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। वो इतना मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है कि मुझे आइडिया हो जाता है कि यार क्या चीज़ आने वाली। जैसे मैं तुम्हें मिड में बताया कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारे पेपर में आएंगी, ठीक है, तो तुम्हारे मिड के अंदर वही चीज़ें पेपर में आई कि नहीं आई ना। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि आपने जो बताया वही पेपर के अंदर आया, ठीक है, जिसमें उन्होंने किसी ने 22 लिए, 24 लिए, 26 लिए। यार मार्क्स तुम लोगों ने अपने ले लिए, मेरे लिए नहीं लिए, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम उस तरीके से करते तुम पास होगे, ठीक है। और कोशिश करते, अब मेरी वीडियो लेट है, आई डोंट नो किसी ने डेट शीट ड्रैग की, तो कोशिश करो इसका शुरू के पेपर रखो, शुरू का पेपर रखो। पेपर जो उसका आता है वो एंड से आता है पेपर, ठीक है। एंड को अपना ग्रिप करो, तुम फट करके तुम पास हो जाओगे इस पेपर के अंदर, ठीक है। जब ऐसा ऐसा दिन गुजरते जाते हैं ना, पेपर मिक्स होता रहता है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा रूल है, अल्लाह जाने क्यों है, लेकिन है ये रूल। खैर अच्छा, तो मैं वापस आता हूँ। मैंने अभी तक तुम लोगों को जितना बताया है, बॉन्ड्स वाले चैप्टर में से लॉन्ग बहुत मुश्किल है, नहीं आने वाला, बहुत मुश्किल है। आएगा तो एक शॉर्ट आएगा, 2 से 3 MCQs आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है वो भी ना देखने को मिले, ठीक है, वरना 2 से 3 MCQs यूजुअली आपको देखने के लिए उसमें से मिल जाएंगे, ठीक है, बॉन्ड्स वाले चैप्टर में से। और शॉर्ट एक आधा आएगा, वो भी गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में से आ जाएगा, ठीक है, उस चैप्टर में से आ सकता है शॉर्ट आपको। एक चीज़ हमने, उसके बाद मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ, इसको देख लो रिवाइज़ जो मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद हमने ग्रोथ मॉडल्स वगैरह पढ़े, ठीक है, जिसमें हमने पर शेयर की वैल्यू की बात की,
ठीक है। हमने वैल्यू की बात की, हमने पर शेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्राइस कैसे निकालेंगे, ठीक है। रिटर्न हम कैसे निकालेंगे, P1 = R1/1 + R⁴ 1 P1 = R2/1 + R⁴ 2, ठीक है, इक्वल टू इस तरह से हमने करके प्राइस निकाली, इसकी वैल्यूज़ निकाली। अच्छा, उसके बाद हमने प्रेफर्ड स्टॉक की बात की। प्रेफर्ड स्टॉक को हमने थोड़ा डिटेल से पढ़ा, दोबारा पढ़ाया मैंने, क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे होता है, कैसे नहीं होता, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। उसमें जो MCQs बन सकते थे वो भी मैं तुम्हें बता दिए, जो शॉर्ट आ सकते हैं वो भी तुम्हें मैंने बता दिए। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि आगे NPV तुम्हारी शुरू होगी। तुम्हें मैंने NPV बताया क्या होता है, क्या नहीं होता, फार्मूलाज उसके 2 तरह से मैंने तुम्हें बता दिए। पे बैक पीरियड तुम्हें बताया, एडवांटेज डिसएडवांटेज, हर चीज़ में तुम्हें साथ साथ बताता गया, ठीक है। तुम इसी चीज़ को पी लो, घोल लो, समझ लो, अपने अंदर बिठा लो, ठीक है। तुम पास हो। पेपर यार इसका कोई मुश्किल नहीं होता। पेपर इसका मुश्किल उसके लिए होता है जिसकी तैयारी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर है इसका। ईच एंड एवरीथिंग आपको कॉन्सेप्ट बेस मिलेगी। 98% आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर इसका मिलेगा, ठीक है। तो जितनी अच्छा सा कॉन्सेप्ट तुम तैयार कर लोगे ना, तुम उतना अच्छे मार्क्स इसके अंदर गेन कर लोगे, सही है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ दिनों में दोबारा से मैं पोस्ट कर दूँ। मैं भी अगली वीडियो में मैं तुम्हारे सारे लेक्चर कवर करवा दूँ, ठीक है। सारे ना भी करवा पाया क्योंकि वो कुछ लेंथी है, उसमें तुम्हें मेरा पोर्टफोलियो तुम्हें समझाना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस तुम्हें मुझे बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो हो सकता है मैं एक ही लेक्चर के अंदर वो 2 घंटे 2.5 घंटे जितनी भी वीडियो बनी एक में मैं करवा दूँगा। अगर वो एक में भी ना हो सके तो मैं उसके 2 पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। 2 या 3 जितने भी हुए उसके मैं पोर्शन करके मैं फिर तुम्हें वो पोस्ट कर दूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि उससे पहले मैं पोस्ट कर दूँ, ठीक है, तुम्हारे फाइनल टर्म से पहले, ताकि तुम लोगों का भला हो जाए। और मुझे बस दुआओं में अपनी याद रखना, ठीक है। जो बस दुआ करना कि यार जो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में वैसा हो जाए, और अनकरीब है कि वो हो जाएगा इंशाल्लाह। बस तुम लोगों की मुझे दुआएं चाहिए, सपोर्ट चाहिए। चैनल वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, यार दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनका ACCA का पेपर है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बाद में पेपर के बाद भूल ना जाना, अनसब्सक्राइब ना कर देना, ठीक है। बेशक बेल आइकन को क्लिक ना करना कि यार क्या चिक नोटिफिकेशन आई जा रहे, ठीक है। तो उसको बेल आइकन को ना करना, पर अनसब्सक्राइब चैनल मत करना, ठीक है। और अब तक के लिए इतना ही था। समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो मैं दोबारा समझा दूँगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।